तो जी क्या हालचाल। तो देख रहे हो तुम्हारे भाई की तरक्की हो रही है। अब भाई पहले मुड्डे पे बैठते थे, पिछवाड़े दुखते थे, वो अलग बात है, लेकिन अब थोड़ा चेयर वेयर ले लिए, अब मजा आएगा करने में। चलो तो कुछ वीडियोस पहले आपने देखा होगा, मैंने सीपीयू के बारे में आपको एक एक छोटी से छोटी डिटेल बताई थी कि आपको कौन सा सीपीयू लेना चाहिए। गेमिंग वालों के लिए कौन सा सीपीयू सही रहता है, मल्टीटास्किंग वालों के कौन सा सीपीयू सही रहता है, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर रन करते हैं उनके लिए कौन सा सीपीयू सही रहता है। तो आज वैसे ही ढंग से बताएंगे आज आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि मदरबोर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुरू करते हैं ढंग से। चले तो भाई नाम में मदर आ गया, तो भाई यानी कि हो गई आपके पीसी की माँ। मदरबोर्ड ही डिसाइड करता है एक तरह से कि किससे कौन सा काम करवाना है। पीसी के सारे कंपोनेंट्स ही एक तरह से हैंडल करती है सीपीयू की मदद से। मतलब जितना अच्छा आपका मदरबोर्ड उतना अच्छा आपका सीपीयू काम करेगा बाकी सबको काम करवाने के लिए। अब मान लो आप हो गए एक तरह से 4090 का ग्राफिक कार्ड, तो आपकी मम्मी है B5 सीरीज की मदरबोर्ड, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये सत्य नहीं है लेकिन एक तरह से आप समझ सकते हो उस चीज़ को कैसे बोलना चाह रहा हूँ। आज करेंगे यही बात कि आपको मदरबोर्ड कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए मदरबोर्ड कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो भाई देखो अपने क्या करते। तो पहला मदरबोर्ड आता 1980 में IBM की तरफ से, और उसका नाम था प्लानर। और प्लानर का काम क्या था, प्लानर इसलिए बनाया गया था क्योंकि अगले साल उनका एक पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च होने वाला था, के लिए उनको मदरबोर्ड चाहिए था। उससे पहले क्या होता था कि सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग सर्किट से लगे रहते थे बैक पैनल में। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि एक मदरबोर्ड बनाया जाता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स लगा दिए जाएंगे और वो एक कंपोनेंट की तरह काम करेगा, और इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी और थोड़ा बहुत फुकने की दिक्कत भी कम होगी। तो इसलिए मदरबोर्ड बनाया गया था, तो ये याद। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा भाई, लोग सीपीयू एनहांस हो गए, रैम आ गई भाई 32 GB, DDR4 DDR5, ग्राफिक कार्ड लग रहे हैं 5090 लग रहे हैं, 4090 लग रहे हैं। तो भाई अब उनके लिए भाई मदरबोर्ड में एनहांस चाहिए था। अब एक बात मान लो आप बिग 4 कंपनी में काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉय हो बिग 4 कंपनी के, तो भाई एक बार बताओ आप लड़की भी चाहोगे ऐसी मिले, है कि नहीं। वैसे देखा जाए तो सब एक्सपेंसिव हो गया है, मदरबोर्ड भी। चलो तो मदरबोर्ड लेने से पहले सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात क्या होती है, सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात होती है कि आपको सीपीयू कौन सा लेना है। अब सीपीयू ही आपका डिसाइड करवाएगा कि मदरबोर्ड कौन सा लेना है, क्योंकि अगर आपने मदरबोर्ड ले लिया थोड़ा डाउनग्रेड सा और आपने सोचा इसमें सीपीयू चलाऊंगा मैं i7 12 जनरेशन 13 जनरेशन, तो ऐसे नहीं होता भाई। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। तो भाई सीपीयू डिसाइड हो गया, देख लो पक्का, तो अब शुरू करते हैं। अब सीपीयू आपने डिसाइड कर लिया, अब मदरबोर्ड मैं आपको बताता हूँ कैसे डिसाइड होता है। अब देखो इंटेल और AMD जो होते हैं अलग अलग सॉकेट्स का यूज करते हैं। जैसे इंटेल का मान लो, जैसे इंटेल बनाता है LGA 1700 और वो बनाता है 13 और 14 जनरेशन के लिए, और वैसे ही AMD जो है वो AM5 बनाता है 7000 सीरीज के लिए। जैसे आप मान लो आपने CPU ले लिया i5 12 जनरेशन, तो i5 12 जनरेशन आपका सिलेक्ट हो गया पूरा का पूरा। तो अब उसमें वैसे सफिशिएंट आपके लिए इंटेल 600 सीरीज भी रहेगी, 700 सीरीज भी रहेगी, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा 700 सीरीज, क्योंकि भाई उसके अंदर आपको PCI लेंस ज़्यादा मिलती हैं। जो आपको 600 सीरीज होगी उसके अंदर आपको 20 PCI लेंस मिलेंगी, और जो 700 सीरीज में आपको 24 PCI लेंस मिलती है। PCI लेंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो PCI लेंस क्या होते हैं, PCI लेंस जो होती हैं आपकी फिजिकल डाटा पाथवेज होते हैं, जैसे हमारे हाईवेज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये CPU और चिपसेट को एक्सपेंशन कार्ड से कनेक्ट करते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड, रैम और आपकी SSD हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, तो इन सबको ये कनेक्ट करती हैं। ये एक तरह से हाईवे ही होता है, जैसे मान के चलो जैसे कहीं आपको पहले ट्रैवल करने में 2 घंटे लगते थे, अब आपको 1 घंटा लगता है क्योंकि भाई हाईवे बन गया। वैसे इन्हें मिनी हाईवेज भी कह सकते हैं एक तरह से। जितनी ज्यादा PCI लेंस होंगी उतनी ज्यादा आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी, उतनी ही जल्दी ज्यादा डाटा ट्रांसफर भी होगा। तो ये होती है PCI लेंस। अब आपने लो बजट में देखा होगा B550 आता है, उसके अंदर आपको PCI लेंस मिलती है 20। वैसे ही अगर आप B650 पे देखेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको 24। तो मतलब इसलिए मैं आपको B5 सीरीज को कभी रिकमेंड नहीं करता। हाँ 600 सीरीज भी ठीक है, 700 भी से भी बेटर है, मतलब B5 सीरीज को मैं कभी भी आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। इसलिए भाई हाई एंड पे जाओगे तो भाई RTX 50 भी आता है। अब RTX 50 में भाई लेंस मिलेंगे आपको 128, लेकिन क्या फायदा भाई, कच्चे पड़ जाएंगे। इतने में तो एक PC अच्छा खासा बन जाता है, इसमें गेमिंग भी हो जाएगी, एडिटिंग भी हो जाएगी। ये उनके लिए सही है जो भाई लाखों करोड़ों कमा रहे हैं आराम से बैठ के, उनको अच्छा कंप्यूटर चाहिए। तो भाई RTX 50 इन सब में मत जाना, अभी इतनी जल्दी आपको जरूरत नहीं है। पहले छोटे से शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ के पैसा कमाओ, और उसके बाद कभी RTX 50 लेने की सोचना। उस टाइम तक तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई चिपसेट की। अब तो भाई चिपसेट क्या होता है, चिपसेट ये होता है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट कर लेगा, ये कितने PCI लेंस को सपोर्ट कर सकता है। एक बार में आपने सुना होगा CPU में ओवरक्लॉकिंग होती है, अब ये ओवरक्लॉकिंग करा देगा नहीं करा देगा, ये सब डिसाइड होता है चिपसेट के ऊपर आपके। और पोर्ट्स कौन से जेन सपोर्ट करेगा, टाइप C का ज़माना है तो भाई टाइप C को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो भाई ये सब आपको चिपसेट में देखना होता है। अब आपने कुछ नाम तो सुने होंगे इंटेल में, जैसे Z760, B760, H610, और AMD में सुने होंगे आपने X670, B550, वो तो मैंने बता दिया उसे मत लेना, और B650
B650 हो गया, B670 हो गया, X620 हो गया, तो बातें और हाई एंड में जाओगे फीचर्स तो मिलेंगे, वो कच्चे भी फटेंगे साथ में। अब आ जाते हैं भाई फॉर्म फैक्टर में। बहुत लोगों ने सुना होगा फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, मैं बताता हूँ फॉर्म फैक्टर क्या होता है। अब आप मदरबोर्ड परचेज करने जा रहे होंगे तो आपने उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा ATX माइक्रो, ATX मिनी और ITX का नाम सुना होगा। तो ये सब होते हैं एक तरह से साइज, और जो ATX होता है वो होता है एकदम स्टैंडर्ड साइज। जितने भी बड़े बड़े गेमिंग वाले पीसीज बनते हैं भाई वो इस ATX पे ही बनते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि एक तो उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, उसके अंदर आप भैया अच्छा हवा का केंद्र बना सकते हो, उसके अंदर अच्छे से कूलिंग वूलिंग होती है, वो इसलिए काम आता है। तो ATX हो गया आपका स्टैंडर्ड साइज। तो अब आते हैं ATX मिनी पे। ATX मिनी जो होता है वो होता है आपका आसूस जैसा आपने देखा होगा प्री बिल्ड पीसीज बना के बेचते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्री बिल्ड बना के बेचती हैं, तो वो उनमें यूज होता है। वो थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी होता है, तो इसलिए ATX मिनी ये कंपनियां यूज करती हैं क्योंकि वो थोड़ा उनको बजट में सही पड़ता है। अब आते हैं ITX पे। ITX क्या करता है, ITX जो होता है वो बनता है बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पीसीज जो होते हैं, जिसमें मतलब UPS के साइज के जो होते हैं वो उनमें यूज होता है। तो फॉर्म फैक्टर होता है मतलब साइज मदरबोर्ड का। तो भाई समझ में तो आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो भाई लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मदरबोर्ड के रैम सपोर्ट पे। अब रैम सपोर्ट क्या होता है, नाम में ही रैम आ गया, तो मतलब ये कौन सी रैम को सपोर्ट करेगा, DDR4 को करेगा, DDR5 को करेगा, मतलब कौन सी जनरेशन को करेगा और कितनी रैम को सपोर्ट करेगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके CPU पे भी और मदरबोर्ड पे भी। तो ये देख लेना पहले कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कौन सी रैम को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कभी बाद में सोचो भाई अभी DDR4 ले लेता हूँ और मदरबोर्ड भी सपोर्ट सिर्फ DDR4 को ही कर रहा है, और सोचूंगा भाई DDR5 लगाऊंगा बाद में, और भाई फिर तो आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा साथ के साथ ही, ठीक है। तो अब आते हैं स्टोरेज ऑप्शन पे। तो स्टोरेज ऑप्शन में भाई बहुत दिमाग में रखने वाली चीज़ है कि भाई इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो मदरबोर्ड है जब हम इसमें स्टोरेज लगाएंगे हम कौन सी स्टोरेज लगाने वाले हैं। हम लोग इसमें M.2 स्लॉट वाली NVMe की SSD लगाएंगे या SATA की इसमें कोई यूनिवर्सल SSD या हार्ड डिस्क लगाएंगे, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो भाई उस हिसाब से अपना देख लेना और मैच करके लेना, और आगे अगर फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि अगर आपको कि भी आप फ्यूचर में सोच M.2 वाली SSD लगा लूँगा, तो पहले ही सोच के रखना। M.2 की लगाओगे तो M.2 की लगाना, और SATA वाली है तो भाई SATA वाली, उसमें देख लेना पहले। तो भाई अब आते हैं I और कनेक्टिविटी पे। अब इसमें आपको देखना है भाई पोर्ट्स कितने हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड के पोर्ट्स हैं तो भाई सपोर्ट कौन से करते हैं, और भाई वाईफाई कौन सी कनेक्टिविटी पे चलेगा, ब्लूटूथ का भाई कौन सा जेन सपोर्ट करता है। तो ये सब आपको I और कनेक्टिविटी पे देखना होता है। और कुछ मदरबोर्ड्स में भाई वाईफाई 6 और 6E का सपोर्ट मिलता है, और वो भी इनबिल्ट, तो आपको सेपरेट कार्ड नहीं खरीदना होता उसके अंदर। तो भाई देखो पैसे बचा लिए तुम्हारे लिए। चलो इसी बात में सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो। अब आते हैं बायोस और ओवरक्लॉकिंग पे। बायोस तो आपने देखा होगा BIOS, मतलब काफ़ी जगह आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रैक व्रैक करते हुए तो देखा ही होगा। अब आप सोच रहे होगे भाई कि मैं PC बनवाऊंगा तो भाई मैं ओवरक्लॉकिंग भी करूंगा, तो भाई यू शुड गो फॉर सॉलिड VRMs एंड कूलिंग। तो भाई अब VRMs क्या होती हैं, VRMs भी बता देता हूँ साथ के साथ। भाई VRMs क्या करती हैं, ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करती हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आपके SSD ग्राफिक कार्ड CPU इन सबको मतलब जितनी उनको नीड होती है उतना उन वोल्टेज को भेज देती है लो करके, जितना उनको चाहिए जितनी उनकी डिमांड होती है उतना वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा देती है। और परफॉर्मेंस में VRMs बहुत ज़्यादा क्रूशल होती हैं, ठीक है। तो एक यूज़र फ्रेंडली बायोस अलग अलग कंपोनेंट्स को ट्यून करवाने में मदद करती है। तो बायोस देख ताक के लेना, ठीक है, समझ गए। अब मैं बात करता हूँ कि किसको कौन सा लेना चाहिए। तो भाई देखो अगर आप गेमर हो तो गेमर को तो भाई यू शुड गो फॉर मिड टू हाई एंड मदरबोर्ड्स। जैसे आपका B650 से आप शुरू कर सकते हैं और शुरू करके Z790 तक आप आराम से जा सकते हैं। उसमें आपको PCI लेंस भी ठीक ठाक मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, और जो PCI लेंस का सपोर्ट मिलता है वो मिलता है 4.0 और 5.0 तक का, आपके लिए वही ठीक। अब जो क्रिएटर्स होते हैं उनको कौन सी लेनी चाहिए भाई। अब देखो क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, उनको ज़्यादा रैम सपोर्ट चाहिए, तो रैम के ज़्यादा स्लॉट्स होने चाहिए, और आपकी स्टोरेज की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए जिसमें आपकी USB कनेक्टिविटी अच्छी हो, और एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन अच्छा मिल जाए, तो आपके लिए वो सही रहती है। उस हिसाब से आप देख के लेना, पहले सब ये डिसाइड कर लेना कि उस हिसाब से आप सर्च करके आप देख के ले लेना। तो बात कर लेते हैं भाई ऑफिस के बंदों को कौन सा लेना चाहिए, जो कैजुअल यूजर्स होते हैं उनको कौन सा लेना है। उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली जो भी ले सको अपने हिसाब से वो लेना, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा फीचर्स की डिमांड होती नहीं है। तो अगर डिमांड नहीं है तो भाई लेके फ़ायदा नहीं है। ठीक ठाक एक कोई भी मदरबोर्ड लेके उसके अंदर ठीक ठाक से CPU लगा के उनका काम चल जाता है, तो उनके लिए सही रहेगा भाई A620 या फिर H610, तो उनके लिए सबसे बेटर यही रहेगा। तो भाई देखो भाई मदरबोर्ड जो होता है 20,000 से लेकर 1.5 लाख और 2 लाख रुपए तक भी आता है, तो भाई पागल वागल मत हो जाना।
कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। पहले अपनी एक लिस्ट बनाओ, आपको कौन कौन सी किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कौन सा USB जैन आपके लिए सही रहेगा कि जिससे आपका काम चल सकता है। और अगर आपने भाई लिस्ट नहीं बनाई है, आप ऐसी लेने जा रहे हो, तो भाई मैं तो कहता हूँ आप PC मत बनाओ, उसके लायक ही नहीं हो। और एक्स्ट्रा के चक्कर में मत पड़ना कि भाई मेरे को ये ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके अंदर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ जितनी आपकी नीड है उस हिसाब से आप अपना मदरबोर्ड लो, और जो पैसे आप सोच रहे हो एक्स्ट्रा के चक्कर में वो आप CPU में या ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी कुछ समझ में नहीं आता तो भाई मैं तो बैठा ही हूँ, मेरे से पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा। तो भाई ऐसे चुनना है आपको मदरबोर्ड, कंपैटिबिलिटी पे फोकस करो और देखो कि आपको फ्यूचर में अपग्रेड्स के लिए कौन सा मदरबोर्ड आपके हिसाब से सही रहेगा, और कौन कौन से प्रोसेसर रैम्स आप फ्यूचर में अपग्रेड करोगे उस हिसाब से ही मदरबोर्ड सिलेक्ट कर लेना। अपने हिसाब से देख दाग के पैसे लगाओ PC बनाने में, क्योंकि एक अच्छा PC तो भाई बनने में 1 लाख में भी बन जाएगा। अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा तो वही 1 लाख आपके 1.5 लाख में कन्वर्ट करवा देगा, ये ध्यान में रख के चलना। तो भाई ये था दी एंड, और चैनल पे नया आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय।